हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन पे। मैं हूं मनोज और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल जो भी इवेंट्स हुए हैं लास्ट 1-2 मंथ में क्या क्या हुए हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर पहला है, रिसेंटली कुछ एक्रोनिम्स फुल फॉर्म आए हैं जो कि क्या क्या किसका इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। सबसे पहला है NPCI। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं आज के डेट में उसका जो भी गाइडलाइंस है या कंट्रोल है कैसे करना है नहीं करना है, किसी को यूपीआई का रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी को देना है नहीं देना है, ये सब काम कौन टैकल करता है? NPCI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी तरह एक है PSS, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ये हाल फिलहाल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है कि जितने भी ड्यूज़ हैं, किसी के पास इनकम टैक्स का ड्यूज़ है, किसी का गाड़ी का ड्यूज़ है, तो उनको वन टाइम एक सेटलमेंट करना है कुछ रिबेट दे करके। किसी का मान लो कि 1000 रुपीज़ टैक्स बना है या टैक्स उसको पे करना है, तो हम उससे 80% लेंगे, 20% माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वन टाइम सेटलमेंट करना है। इसको जो भी काम ये देखता है वो बॉडी का नाम क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। अगला है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाम से स्पष्ट है। इसका काम क्या है कि जो भी करेंसी का एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, इंडियन करेंसी फॉरेन में जाती है, तो जो भी बाहर से करेंसी आती है तो उसको इंडिया रुपीज़ में बदलने का जो काम है या इस एक्ट के अंतर्गत होता है, जिसका नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट सॉरी। ये है कि फॉरेन से हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी इवेंट्स लेते हैं, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट वगैरह होता है, उसमें कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है रहेगा, उसका रूल रेगुलेशन कैसे बनाना है, ये सब एक किस में आता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है अपॉइंटमेंट्स। अभी रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और किस किस ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अभी हाल फिलहाल बहुत सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, कुछ रिटायर हुए हैं। उसमें सबसे पहला है जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, जिनको उड़ीसा हाई कोर्ट का बनाया गया है चीफ जस्टिस। उसके बाद हैं जस्टिस NV अंजारिया, जिनको कर्नाटक हाई कोर्ट का बनाया गया है। उसके बाद है जस्टिस S वैद्यनाथन, जिनको मेघालय हाई कोर्ट का बनाया गया है। ये जब भी स्पेशली स्टेट का एग्ज़ाम होता है तो पूछता है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। ऐसे ओवरऑल भी पूछते रहता है क्वेश्चन में कि किस हाई कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस हैं, इसलिए मैंने इसको दिया है। नेक्स्ट है रितु बहरी, फर्स्ट फीमेल हैं चीफ जस्टिस जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के बनी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? रितु बहरी को, जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाई कोर्ट का इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है। उसके बाद अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो देख लेते हैं हम लोग। उसमें है जय शाह, जिनको पता है कि पहले से ही प्रेसिडेंट हमारे सेक्रेटरी हैं BCCI के, उनको अभी प्रेसिडेंट बनाया गया किसका? एशियन क्रिकेट काउंसिल का। रीअपॉइंटेड हुआ है, मतलब दोबारा उनको अपॉइंट किया गया। प्रेजेंटली ये प्रेसिडेंट हैं किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के और BCCI के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है अनिल कुमार लोहाटी, इनको चेयरमैन ऑफ ट्राई बनाया गया। ट्राई क्या करता है?
ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको टैकल करने का काम कौन करता है? रूल रेगुलेशन बनाना है टेलीकॉम के फील्ड में, वो कौन करता है? ट्राई। और इसका हेड अभी किसको बनाया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल लोचन सिंह, इनको चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। हाइड्रोग्राफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओशियन लेवल पे सर्वे होता है कि ओशियन में क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ओशियन में, उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए एक सर्वे कराया जाता है। उस सर्वे करने का काम क्या कौन करता है? हाइड्रोग्राफर। उसी का चीफ कौन बनाया गया है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह, चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया है। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम इसाकंदर, न्यू किंग ऑफ मलेशिया बना है। सुल्तान इब्राहिम इसाकंदर को सुल्तान ऑफ मलेशिया अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है मियो ओका, जापान, इनको एडीबी कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बनाया गया। एडीबी सबको पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। जो इंडिया में अगर एडीबी से कुछ हम लोन लेते हैं, उसका सेंक्शन होगा नहीं होगा, जेन्युइन लोन है कि नहीं है, ये सब चेक करने का काम इंडिया के कौन देखेंगे? एडीबी का डायरेक्टर, जिनको इंडिया के लिए बनाया गया है, कौन है? मियो ओका, जो जापान से आते हैं। नेक्स्ट है नवाब सालम, ये लेबनान के हैं, इनको प्रेसिडेंट किसका बनाया गया है जी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इनको क्या बनाया गया है? नवाब सालम को चीफ प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। जो इंटरनेशनल इशू अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उसका देख रेख करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएनओ का एक पार्ट है। तो इसका प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी? नवाब सालम, जो कहाँ के हैं? लेबनान के। अब आता है रिसेंटली कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये सब देखने के लिए। तो सबसे पहला अवार्ड कौन है? 66th ग्रैमी अवार्ड 2024, जो म्यूजिक वर्ल्ड में दिया जाता है। ये यूएसए का अवार्ड है, जो कि म्यूजिक वर्ल्ड में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? 6 ग्रैमी अवार्ड 2024। इस बार इसका फंक्शन कब हुआ था? लॉस एंजल्स में 4 फरवरी को। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है मिडनाइट्स। किसका एल्बम है? टेलर स्विफ्ट का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है फ्लावर्स, जो कि मिली साइरस का है। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर बना दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक वर्ल्ड में दिया जाता है। लॉस एंजल्स में इस बार इसका इवेंट्स हुआ था, जो 4 फरवरी को हुआ था। उसमें 3-4 अवार्ड दिया गया है। पहला अवार्ड कौन है? एल्बम ऑफ द ईयर, जो मिडनाइट्स को दिया गया। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर को दिया गया। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2023 जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन है जो ये देता है। इस बार जो ये दिया गया है नीमा सरीखानी को दिया गया है, जो इंडियन मूल की हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पीपल्स चॉइस बेस्ट अवार्ड होता है। कौन देता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। इस बार किसको मिला है? नीमा सरीखानी को। नेक्स्ट है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। ज्ञानपीठ अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है स्पेशली राइटर वगैरह को, इस बार किसको दिया गया है? उर्दू पोएट गुलजार को, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है? संपूरन सिंह कालरा। ठीक है। और दूसरा किसको दिया गया है? जगत गुरु रामभाचार्य को। जगत गुरु रामभाचार्य जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, और गुलजार जिनको हम लोग जानते हैं म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत फेमस है, उनको ये दो लोगों को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सबको पता है, सिनेमा के क्षेत्र में। इस बार
इसका सेरेमनी मुंबई में हुआ था। कहाँ पे, कब, 28 फरवरी को। इसमें बेस्ट फिल्म जो है वो जवान को दिया गया है। बेस्ट फिल्म जो क्रिटिक्स में था वो 12 फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर दिया गया है शाहरुख खान को जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया है मूवी एल्बम के लिए। तो दादा साहब अवार्ड ऐसे तो बहुत कैटेगरी में दिया जाता है, जो मेनली जो 3-4 अवार्ड है वो किसको किसको दिया गया वो मैंने यहाँ पे दिया है। बेस्ट फिल्म जवान, क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म 12 फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मूवी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, एंड बेस्ट डायरेक्टर का संदीप रेड्डी वांगा जो कि एनिमल फिल्म के डायरेक्टर। अब नेक्स्ट है 77th बाफ्टा अवार्ड 2024। इसका फंक्शन लंदन में हुआ था 18 फरवरी को। बाफ्टा क्या है, फिल्म एकेडमी, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म थिएटर अवार्ड्स। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म थिएटर अवार्ड्स जो इस बार लंदन में 18 फरवरी को दिया गया है। किसको किसको दिया गया, बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को जिसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को ही दिया गया है ओपेनहाइमर के लिए ही। लीडिंग एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को दिया गया है पुअर थिंग्स के लिए। लीडिंग एक्टर सिलियन मॉर्फी को दिया गया है ओपेनहाइमर के लिए। ये सब मूवी के अवार्ड हैं और ये सिनेमा के क्षेत्र में जीत दिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो ये सब पढ़ के जाना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 74th बर्लिन इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड। बर्लिन नाम से स्पष्ट है, जर्मनी में दिया जाता है। इसका बर्लिन में इवेंट हुआ था 15 to 25 फरवरी को। इसमें गोल्डन बियर दिया गया है द होम को जिसके डायरेक्टर हैं माती डियोप। सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी प्राइज़ दिया गया है अ ट्रेवलर नीड्स को जिसके डायरेक्टर होंग सांगसो हैं। और सिल्वर बियर जूरी प्राइज़ दिया गया है द एम्पायर को जिसके डायरेक्टर ब्रूनो डोमोंट हैं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। इस बार उसका इवेंट कहाँ हुआ, बर्लिन में 15 से लेकर 25 फरवरी तक। उसमें जो गोल्डन बियर अवार्ड दिया गया है द मोही को, सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी प्राइज जो दिया है द ट्रेवलर नीड्स को दिया गया है, एंड सिल्वर बियर जूरी प्राइज जो है वो द एम्पायर को दिया है। ग्रैंड जूरी द ट्रेवलर नीड्स को, ओनली सिल्वर बियर जूरी प्राइज द एम्पायर को। नेक्स्ट अवार्ड है केपीपी नाम्बियार अवार्ड जो एस सोमनाथ को दिया गया है। ये कौन है, एस सोमनाथ चेयरमैन ऑफ इसरो हैं। और ये कौन सा गवर्नमेंट देता है, केरला गवर्नमेंट। साइंस के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में केरला गवर्नमेंट के तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है केपीपी नाम्बियार अवार्ड्स, जो इस रिसेंटली किसको मिला है, एस सोमनाथ को जो इसरो के चेयरमैन हैं। अब नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ हो, किन दो कंट्री के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ उसका नाम क्या है, या ये नवल एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या एयर एक्सरसाइज है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्या है, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। ना स्पष्ट है, एयर एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ था, पोखरन राजस्थान में। कब हुआ है ये, फरवरी में। एक्सरसाइज वायु शक्ति किसका एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ये इस बार कहाँ पे हुआ है, पोखरन में, राजस्थान। नेक्स्ट है मिलन मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय ईस्टर्न नवल कमांड, यानी नेवी का एक्सरसाइज है। ईस्टर्न नवल कमांड इस पर किया है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में मिलन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया किसके द्वारा, ईस्टर्न नवल कमांड के द्वारा। इसका मोटो क्या था, कमरेडरी कोहेशन कोलैबोरेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। इंडिया का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल अभी जस्ट कमीशन हुआ है, यानी इंक्लूड किया गया है इंडियन नेवी में, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, INS संदर्भ। और ये बनाया कौन है, कोलकाता का एक कंपनी है गवर्नमेंट की, गार्डन शिप रिच शिप बिल्डर्स।
ये 3 फरवरी को कहाँ, नवल डकयार्ड विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च किया गया। इंडिया का हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, अभी हमने हाइड्रोग्राफर को लेकर पढ़ा कि जो भी सर्वे किया जाता है ओशियन फील्ड में वो सब हाइड्रोग्राफर के अंतर में आते हैं। तो इंडिया का जो सर्वे वेसल अभी करें रिसेंटली जो कमीशन किया गया है उसका नाम क्या है, INS संध्या, जो कहाँ पे किया गया है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सादा तनिष्क। कौन सा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके किसके बीच में होता है जी, इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में। कहाँ पे इस बार हुआ है, बीकानेर में। यानी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज सादा तनिष्क। ये कहाँ पे इस बार हुआ है, बीकानेर में। ये किन 2 कंट्री के बीच में होता है, सऊदी अरबिया एंड इंडिया के बीच में। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 2024 नाटो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्ट्रीट डिफेंडर 2024 हेल्ड इन यूरोप। नाटो एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहता है अपना स्किल और आदमी को स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। इस बार जो यूरोप में किया है बहुत सारा कंट्री को मिला के किया है। अभी तक का नाटो का ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या दिया गया है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। नेक्स्ट है एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस है मीटिंग। अभी रिसेंटली कुछ एग्जीबिशन हुआ है, मीटिंग हुआ है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पूछते रहता है कि कोई मीटिंग हुआ या कॉन्फ्रेंस हुआ तो कहाँ पे हुआ है मेनली। तो फर्स्ट है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2024। म्यूनिक नाम से स्पष्ट है कि म्यूनिक एक प्लेस का नाम है जो कि जर्मनी में है, वहीं पे हुआ है। ये म्यूनिक जर्मनी में कब से कब तक हुआ है, फरवरी में 16 to 18। और इसमें एक्चुअली डिस्कशन क्या हुआ है, इट ब्रिंग्स टुगेदर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, बर्लिन में, फरवरी में, जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन ऑल ओवर वर्ल्ड के एक साथ आए और जो आज के रिसेंट मुद्दा है उस पर डिस्कशन किए। नेक्स्ट है द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पे हुआ है जी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ है, फरवरी में। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस नाम से स्पष्ट है, ओशियन से रिलेटेड जो भी इंडियन ओशियन का इशू है, जो डिफरेंट एरिया में कंट्री इंडियन ओशियन के एलोंग जो भी कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये मीटिंग वगैरह होते रहती है। रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है कहाँ हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, फरवरी में। नेक्स्ट है द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये दुबई UAE में हुआ है फरवरी में, जिसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें डिस्कशन हुआ है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 UAE में हुआ है, उसमें ये डिस्कशन हुआ है कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है उसका SOP होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड में कैसे गवर्नमेंट चलाना है कि किसी का भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो, कैसा किसका क्या स्किलफुल है उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है, गवर्नेंस हर कंट्री का, इसको लेकर ये मीटिंग था। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड्स कल्टीवेशन हेल्ड एट कोटेश्वर, कच्छ, गुजरात। जनवरी में एक मीटिंग हुआ है इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, कच्छ, गुजरात में। किसके लिए, प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, यानी समुद्री एरिया में हम किस चीज़ का खेती कर सकते हैं और क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको लेके एक मीटिंग हुआ है नेशनल लेवल पे। कहाँ पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। जगह का नाम क्या है, कोटेश्वर, गुजरात में। नेक्स्ट है बुक्स। रिसेंटली कुछ बुक्स लॉन्च हुए हैं, कौन सा बुक्स है और उसके राइटर कौन है। एक रिसेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बुक्स का मेनली ऑथर वगैरह का नाम पूछते रहता है। उसमें पहला है फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड ह्यूमन नीड। पहला क्या है, फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म एंड ह्यूमन नीड। कौन लिखा है जी, राजमोहन गांधी। राइटर बहुत फेमस है इसलिए इनका बुक देखना है क्योंकि राजमोहन गांधी बहुत फेमस राइटर है। एक बुक है अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ J&K वॉल्यूम 3 द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस 1975 to 2021। इसके राइटर छूट गया यहाँ पे, इसके राइटर हैं हरबंस सिंह।
A Modern History of J&K, Volume 3, Times of Turbulence 1975 to 2021। इसके राइटर कौन है? हरबंस सिंह। नेक्स्ट है डीप सी टू डीप स्पेस, डीप टू सी टू डीप स्पेस। इसके 3 राइटर हैं, कौन कौन? के वेंकटेश्वरन, पी शशि कुमार एंड एम जोशी मनी। कौन सा बुक है? डीप सी टू डीप स्पेस। इसके 3 राइटर हैं, के वेंकटेश्वरन, पी शशि कुमार एंड एम जोशी मनी। नेक्स्ट है द नीरज चोपड़ा स्टोरी, द मैन हु मेड हिस्ट्री। ये बहुत फेमस बुक है क्योंकि नीरज चोपड़ा सबको पता है, जेवलिन थ्रो में हिस्ट्री क्रिएट किए हैं, उन्हीं के ऊपर ये बुक लिखा हुआ है, जिसके राइटर कौन है? नॉरिस प्रीतम। नॉरिस प्रीतम ने एक बुक लिखा है नीरज चोपड़ा के ऊपर, जिस बुक का नाम है द नीरज चोपड़ा स्टोरी, द मैन हु मेड हिस्ट्री। नेक्स्ट है स्नैक्स ड्रग्स एंड रॉक्स एंड रोल, माई अर्ली ईयर्स। इस बुक के राइटर कौन है? जानकी लेनिन एंड रोमुलस वाइटेकर। जानकी लेनिन एंड रोमुलस वाइटेकर ने कौन सा बुक लिखा है? स्नैक ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, माई अर्ली ईयर्स। ये कुछ बुक्स है जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, इनके राइटर का नाम आप लोग देखेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज। कौन कौन से अभी हाल फिलहाल इम्पॉर्टेंट डेज हैं? तो 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, गवर्नमेंट बनाती है इसको, मैरीटाइम से रिलेटेड जो भी इशू है उसको डिस्कस होता है मेनली। नेक्स्ट है 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। हेरिटेज का आजकल बहुत चर्चा है, मोनूमेंट हेरिटेज सिटी बनाने वगाने का। 22 अप्रैल अर्थ डे। अर्थ डे हम लोग कैसे मनाते हैं? 24 घंटा में 1 घंटा लाइट को ऑफ करके। नेक्स्ट है 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक्स डे एंड 24 अप्रैल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल क्यों मनाते हैं? क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जो 1973 में इंडिया में लागू हुआ था, वो इसी डेट से लागू हुआ था, फर्स्ट हाफ और राजस्थान में। अब नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, जो इवेंट साल फिलहाल हुए हैं उसमें क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। कहाँ हुआ जी? ये साउथ अफ्रीका में हुआ। इसका विनर कौन रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप का? ऑस्ट्रेलिया, और रनर अप इंडिया। नेक्स्ट है पाथुम निशंका बिकम्स फर्स्ट श्रीलंकन टू स्कोर ओडीआई डबल सेंचुरी अगेंस्ट अफगानिस्तान इन फरवरी एट पालेकेले, श्रीलंका में। श्रीलंका के फर्स्ट कोई क्रिकेटर जो ओडीआई में डबल सेंचुरी मारा है वो कौन है? निशंका, पाथुम निशंका। नेक्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर्स ऑफ सैफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट। अभी सैफ जो साउथ एशियन नेशन सब खेलते हैं, सैफ फुटबॉल अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अभी हाल फिलहाल हुआ था ढाका में, उसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन किसको किसको मिला? इंडिया एंड बांग्लादेश को। यानी सैफ 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर कौन है? इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2024। अभी 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ है हॉकी का, कहाँ पे हुआ था? मस्कट, ओमान में। विनर कौन रहा जी? लंदन, ये नीदरलैंड, और रनर-अप कौन रहा? मलेशिया। हॉकी का वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ, कहाँ हुआ? मस्कट। कहाँ पे है मस्कट? ओमान में। और उसका विनर कौन रहा? नीदरलैंड। रनर-अप कौन रहा? मलेशिया। अब नेक्स्ट है FIH वुमेन वर्ल्ड कप 2024। ये भी मस्कट में, ओमान में ही हुआ था। इसका भी विनर नीदरलैंड ही रहा और रनर-अप इंडिया रहा। ठीक है, वर्ल्ड कप वुमेन्स का भी और मेंस का, दोनों का हॉकी का विनर कौन है? नीदरलैंड। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन 2024। चेन्नई में होता है ये। इस बार का विनर कौन है? सुमित नागल इंडिया के। रनर-अप कौन है? लुक्का नार्डी इटली के। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप हुआ है, कहाँ पे? मलेशिया में। इसके विनर कौन है? चाइना। और मेंस विनर कौन है? चाइना। और वुमेंस विनर कौन है? इंडिया। किसका?
बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2024 जो इंडोनेशिया में हुआ था, उसके मेंस विनर चाइना और वुमेंस विनर इंडिया रहा है। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो हाल फिलहाल कुछ रिसेंट इवेंट हुए हैं उसको लेकर के, जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया या कुछ इवेंट्स लॉन्च हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, इसको देखते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट यूएस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन मून नियर साउथ पोल। कौन सा है जी? ओडिसस। ओडिसस एक फर्स्ट यूएस का प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क का उसने बनाया है। वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे जाके लैंड हुआ है? साउथ पोल पे, मून के। इस तरह से जो मेन क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट यूएस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है या कौन कंपनी बनाई है? तो नाम है स्पेसक्राफ्ट का प्राइवेट ओडिसस, बनाई है स्पेस एक्स कंपनी। नेक्स्ट है 25 फरवरी 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज सुदर्शन सेतु, जो क्या कनेक्ट करेगा ओखा टू बेती द्वारका आइलैंड इन गुजरात। द्वारका सबको पता है गुजरात में है, वहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टेट केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट है ऑन 27 जनवरी CBIC सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल कस्टम डे 2024 इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में CBIC जो कि इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कलेक्ट करती है, उसने कस्टम डे बनाया है 25 जनवरी को न्यू दिल्ली में, जिसका थीम क्या रखा गया था? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द MP लैड्स ई सखी ऐप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? MP लैड्स ई सखी ऐप्स। MP लैड्स क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत क्या होगा? टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ MP लैड्स स्कीम इन न्यू दिल्ली। इससे क्या है कि जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है जो रूरल एरिया में जाता है, यहाँ से एग्जीक्यूट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इतना ट्रांसपेरेंटी है, जो भी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो सही जगह पहुँच रहा है कि नहीं। इसका ये स्कीम क्या है? दिस स्कीम इनेबल्स द MP टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विथ एन एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकल फेल्ट नीड्स। मतलब लोकल एरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने MP देखेंगे, उसको इस ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली अपना प्लान जो भी स्कीम है उसको लॉन्च करेगी और देगी जो भी उस एरिया का नीड्स है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके तहत 300 यूनिट्स हर बेनिफिशियरी को फ्री दिया जाएगा। 300 यूनिट्स एवरी मंथ फ्री रहेगा। किस योजना के तहत? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके जो भी बेनिफिशियरी होंगे। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स द मराठा मिलिट्री एस्केप फॉर द कंसिडरेशन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 24-25। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एरिया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसके तहत हर वो मॉन्यूमेंट, हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और जो मराठों से रिलेटेड था, जो हिस्ट्री में मराठा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मराठों का, उनका जो भी किला बनाए हैं, फोर्ट बनाए हैं या कुछ मॉन्यूमेंट्स या कुछ कल्चर किए हैं, वो पूरा एरिया का नाम दिया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इस पूरा एरिया को ही नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। उसमें मेनली क्या है? द 12 कंपोनेंट्स ऑफ दिस नॉमिनेशन आर, इसमें बहुत सारा फोर्ट हैं, जिसमें सेलहर फोर्ट, सिंगवेरी फोर्ट, लोहाड़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, ये सब के सब महाराष्ट्र में है। और एक तमिलनाडु में है सिंघी फोर्ट। ये सिंघी फोर्ट जो है तमिलनाडु में, यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए इस बार नॉमिनेट किया गया है,
उसमें टोटल 12 फोर्ट जो मराठों से रिलेटेड है उनको नॉमिनेट किया गया है। उसमें 11 फोर्ट जो हैं महाराष्ट्र के हैं, एक सिंघी फोर्ट जो है तमिलनाडु में है जो मराठों से रिलेटेड है। इस पूरा एरिया का नाम क्या दिया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया awarded deemed to be university status to the Indian Institute of Mass Communication IIMC। इंडिया में 3 तरह के जनरली यूनिवर्सिटी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी। डीम टू बी यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि क्वालिटी वाइज तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं जहाँ पे वो उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन स्पेस वाइज वो नहीं कर पाते हैं। स्पेस उतना कैंपस वगैरह नहीं होता है जिसके लिए वो फुलफिल नहीं करते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बन सके। तो उस केस में एक नया क्राइटेरिया दिया गया है जिसका नाम है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। तो वो जो क्वालिटी वाइज उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, जो मेनली यूजीसी जो है किसी यूनिवर्सिटी को क्या स्टेटस देना है ये डिसाइड करती है यूनियन ग्रांट कमीशन। तो उसके अकॉर्डिंग अभी IIMC इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है जिसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंच गवर्नमेंट ने कन्फर्ड किया है फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम क्या है? कैवेलाय डी ला लीजन डी ऑनर। इसको हम लोग बोलते क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये इस बार जो दिया गया है 2024 का शशि थरूर को दिया गया है। यहाँ पे वो नाम नहीं लिखा हुआ है, शशि थरूर जो केरला के कांग्रेस के लीडर है, केरला से आते हैं शशि थरूर। उनको इस बार का फ्रेंच गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है जिस अवार्ड का क्या नाम है? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द बैप्स स्वामी नारायण टेम्पल इन अबू धाबी। अबू धाबी में एक टेम्पल बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेशन किया है। हमारे PM गए थे तो करके आए थे, जिसका नाम क्या है? बैप्स स्वामी नारायण टेम्पल। अब बैप्स क्या है जी? बैप्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो आउट ऑफ कंट्री जनरली जितना भी टेम्पल वगैरह बनता है यही बनाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बोचात्सवंशी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स। ये नागर स्टाइल में जनरली ये बनाते हैं। इस बार अबू धाबी में जो बैप्स स्वामी नारायण टेम्पल बन रहा है यही बैप्स लोग बना रहे हैं, बैप्स संस्था बना रही है जो नागर स्टाइल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स। कौन कौन है 5 कंट्री? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE। इजिप्ट, इथोपिया अफ्रीकन कंट्री है, ईरान, UAE एंड सऊदी अरबिया जो एशियन कंट्री हैं, ये पांचों ने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनिशिएशन 2006 में हुआ था। उस समय 4 ही कंट्री थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। बाद में 10 में साउथ अफ्रीका भी जुट के ये ब्रिक्स बन गया। अब न्यूली ये 5 कंट्री और जुड़े हैं जिसमें ब्रिक्स में जो कौन कौन है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड UAE। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट ने एक स्टेट फ्रूट्स डिक्लेयर किया है। किसको? काजी नींबू को। नींबू जो आता है एक स्पेशल नींबू का वेराइटी है काजी नींबू, उसको असम गवर्नमेंट ने क्या किया है? यहाँ से हम लोग रीजनल थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। काजी नींबू को क्या किया है? स्टेट फ्रूट्स डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है बैगलेस स्कूल। बैगलेस स्कूल के अंडर में क्या काम होगा कि एवरी वीक फ्रॉम 1 to 12 के जो भी स्टूडेंट हैं एक दिन वो विदाउट बैग आएंगे, बिना बुक वगैरह के लिए हुए पढ़ने के लिए। और प्राइवेट पब्लिक हर स्कूल में लागू होगा जो भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है ओडिशा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द 4th डाइवर्सिटी बाय फॉरेस्ट नेम्ड गुप्तेश्वर फॉरेस्ट।
उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में उसका एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, इसको बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। उस रीजन को बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी डेवलप है, उसको मेंटेन किया जाएगा, किसको जाना है नहीं जाना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहेगा। तो 4th बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा कौन है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, जो वहाँ के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है इसरो प्लान्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट नेम्ड व्योमित्रा, अ वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट। इसरो प्लान कर रहा है एक फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट, एक रोबोट भेजने के लिए कहाँ? स्पेस में, जिसका नाम क्या रखा गया है? व्योमित्रा। ये एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट होगा और इसको स्पेस में भेजा जाएगा। अभी प्लान चल रहा है। व्योमित्रा में एक संस्कृत वर्ड है जिसमें व्योम का मतलब होता है, व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड। तो इंडिया का फर्स्ट वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जो होगा वो कौन होगा? व्योमित्रा, जो अभी प्लान हुआ है इसरो की तरफ से भेजने का। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे एवरी ईयर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। लास्ट संडे ऑफ जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेकिन इंडिया में इसको बनाया जाता है 30th जनवरी को। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो दिन गांधी जी का मार्टायरडम मनाया जाता है। वो दिन वो उनको मारा गया था। मार्टायरडम डे गांधी जी का 31 जनवरी है, उसी दिन को हम लोग लेप्रोसी डे मनाते हैं। इस बार जो मनाया गया है उसका थीम क्या है? बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी डे जो लास्ट संडे ऑफ एवरी ईयर जनवरी में मनाया जाता है, इंडिया में 30th जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या रहा? बीट लेप्रोसी, इंडिया का। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ पोर्टल सारथी to help insurance companies reach out to the farmers rural population. It extends coverage to agricultural products including health, life, home, shop, etc. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे फसल बीमा योजना तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी एक नया चलाया गया है, पोर्टल रजिस्टर्ड किया गया है जिसका नाम रखा गया है सारथी। इसके थ्रू कंपनी को रीच आउट करना है हर फार्मर के यहाँ जिसके पास कुछ प्रोडक्ट है, या उसको इंश्योर करना है जो गवर्नमेंट के लिस्ट में है कि हाँ ये ऐसे ये फार्मर जो हैं इनको इंश्योर करना है। तो कंपनी इस पोर्टल के थ्रू वहाँ तक रीच आउट कर सकती है। मतलब क्या कि जो भी फार्मर्स हैं उस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, कंपनी को भेजना गवर्नमेंट का काम रहेगा। सेम डे एक सेंट्रलाइज ये चला है किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर, जो नंबर क्या है 14447। ये स्पेशली लॉन्च किया गया है जो डिस्ट्रेस के फार्मर्स हैं जिनका फसल ड्यू टू एनी रीजन लाइक मौसम से हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि उनका फसल जो ख़राब हो गया, वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितना वो चाह रहे थे, डिस्ट्रेस में चल जाते हैं। ज़्यादातर लोग आत्महत्या करने लगते हैं। इसको रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कितना 14447 किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर है ये। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द 1 डे कॉन्फ्रेंस ऑन अपार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कॉन्फ्रेंस की है जिसका नाम रखिए अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका नाम क्या है अपार 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट अपना 10th 12th पास करेंगे उनको एक आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें वो सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करके रखेंगे। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी अथॉरिटी को ज़रूरत पड़ेगी कि आपका क्वालिफिकेशन किसी स्टूडेंट का चेक करने का, तो उस आईडी से लेकर के वो डायरेक्ट वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं कि उनका वो जो आईडी है वो सही, क्वालिफिकेशन जो है वो सही है या नहीं। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जितना भी अकाउंट्स जो भी एकेडमिक उनका सर्टिफिकेट है वो सब कुछ वहाँ पे
अवेलेबल रहेगा। तो इसका नाम क्या दिया गया है? अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड नोएडा। नोएडा को एक ऑनर दिया गया है क्या? वाटर बैरियर सिटी। वाटर बैरियर सिटी किस लिए दिया गया है? कब दिया गया? सॉरी, वाटर वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-4 किस लिए दिया गया है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए और रीयूज फॉर इरिगेशन पर्पस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड नोएडा एज अ वाटर बैरियर सिटी ऑन 5 फरवरी। वाटर बैरियर सिटी नोएडा को घोषित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किस डेट पे? वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-4 के लिए। ऐसा नोएडा क्या किया है? तो जो भी वेस्ट वाटर है उसका रीयूज के अच्छा से ट्रीटमेंट किया है और इरिगेशन पर्पस के लिए उसको यूज़ किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट है फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इशू डिजिटल शेंजेन वीजा इन द यूरोपियन यूनियन सिंस जनवरी 2024। शेंजेन वीजा अलाउज फॉर फ्री एंड सेफ ट्रेवल विदाउट internal border for the EU citizens, non-EU residents and visitors। फ्रांस एक पहला कंट्री यूरोप का बना है जो एक वीज़ा ये किया है, इशू किया है, डिजिटल शेंजन वीज़ा। इसका मेन पर्पस क्या है कि कोई भी कंट्री इस वीज़ा जिनको भी मिलेगा वो यूरोप में जाएंगे तो किसी दूसरे फ्रांस से किसी दूसरे कंट्री में जाना है उनको तो दोबारा वीज़ा नहीं लेना पड़े। वो इस वीज़ा के साथ अगर मान लीजिए कि कोई फ्रांस में है उसको इटली जाना है, जर्मनी जाना है, अगर ये वीज़ा है वो कुछ लिस्ट ऑफ कंट्री स्पेसिफाई है फ्रांस के द्वारा, वहाँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो जा सकते हैं हर एरिया में। इस वीज़ा का नाम क्या दिया गया है? डिजिटल शेंजन वीज़ा। यूरोप का ये फर्स्ट कंट्री है। नेक्स्ट है ऑन 4 फरवरी रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको set a new world record for the most time spent in space as more than 878 days 11 hours in space। रसिया के एक कॉस्मोनॉट हैं जो स्पेस में अंतरिक्ष यात्री हैं जो घूमने जाते हैं, उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है रिसेंटली 878 डेज 11 आवर्स स्पेस में रहने का। तो ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कौन से कॉस्मोनॉट हैं जो मोस्ट टाइम सबसे हाईएस्ट टाइम वो स्पेस में रहे हैं, तो कौन है? ओलेग कोनोनेंको, जो कहाँ से आते हैं? रसिया से। इस तरह से ये आज का ये रिसेंटली कुछ इवेंट्स है जिसको हमने आज कुछ डिस्कस किया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग को देखना है। कोई भी रिसेंटली अब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसको एक बार पढ़ के जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।